गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। ऊर्जा कैसे कैसे होती है, कैसे स्थानांतरित होती है किसी वस्तु पे, किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में कैसे ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो हम लोग कल ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता दिया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जाती है, केवल एक दूसरे के रूप में परिवर्तित की जाती है। ठीक है, एक दूसरे से स्थानांतरित होती है, किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित होती है। कोई वस्तु गतिमान है और वो किसी स्थिर वस्तु पे टक्कर करती है, तो क्या होता है कि वो अपनी गति की अपनी जो ऊर्जा होती है वो स्थिर वस्तु को दे देती है। तो ये क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब जो वस्तु टकराती है, जो गतिमान वस्तु होती है, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, और जो वस्तु स्थिर होती है उसकी गति ज्यादा हो जाती है। मतलब उसकी गति थोड़ी, उसकी स्थित ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो मतलब क्या है कि ऊर्जा खत्म नहीं होती है, उसकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो गई, मतलब स्थानांतरित हो गई। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। जैसे कैरम बोर्ड का एग्जांपल हमने दिया था कि जो स्ट्राइकर होता है उस पे जब हम लोग बल लगाते हैं, जब उस पे हम कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है कि स्थिर अवस्था से होकर के वो किसी गति अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब वो जब किसी कॉइन से टकराता है या जो गोटियां होती हैं उनसे जब टकराता है, तो क्या होता है कि वो गोटी स्थिर होती है, और जैसे वो स्ट्राइकर से टकराता है तो वो क्या होता है कि गतिमान हो जाती है, और स्ट्राइकर की स्पीड कम हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इससे ये बात पता चलती है कि स्ट्राइकर जो अपनी ऊर्जा होती है वो किसी कॉइन को दे देती है और कॉइन आगे बढ़ने लगती है। तो ये होती यांत्रिक ऊर्जा। उसकी ऊर्जा में कमी हुई लेकिन उसकी ऊर्जा में उतनी ऊर्जा उसको मिल गई। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ऊर्जा तो वही थी जो पहले स्ट्राइकर के पास थी। अब भाई उसकी गति में भी तो कम हुई है, और उसकी गति उसमें जो है वो कॉइन थी, जो गोटी थी वो गतिमान हो गई है। तो ये मतलब है कि ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। और इन्हीं दोनों ऊर्जाओं को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा जो है, किसी पंखे जब हम कोई पंखा चलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है। अब जो पंखा स्थिर होता है उसको गोल गोल घुमाने लगती है, मतलब उसको क्या करती है, गतिमान कर देती है। वो अपनी ऊर्जा देकर के उसको जो है गतिमान करती है। तो वो जो ऊर्जा होती है, ये दोनों की ऊर्जा का अगर हम सम करेंगे तो क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। रासायनिक ऊर्जाएं कौन सी होती हैं, वैसी ऊर्जाएं जो हमें रसायन से प्राप्त होती हैं। जैसे कि हम मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आती है, ग्लूकोज के कण होते हैं जिनके विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। अब ये अगर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा तो फिर ये कहाँ से आती है, हमारे हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है कहाँ से आती है, सूर्य के माध्यम से हमारे अंदर कन्वर्ट होते होते इस तरीके से ग्लूकोज के माध्यम से हमारे शरीर में आती है। तो ये कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। इसी प्रकार से और भी रसायन होते हैं, जैसे कि हम बारूद की बात करते हैं, क्या होता है, रसायन तो होता है लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। और इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऐसी ऊर्जा है, कैसी है, रासायनिक है। कोई वो क्या, परमाणु के एटम्स के बीच में जो टकराव होता है उससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्वनि भी एक तरह की ऊर्जा होती है। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं तब क्या होता है कि माइक्रोफोन जो होता है वो किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और फिर जब लाउड स्पीकर के पास जाता है तो वो फिर से क्या, विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्वनि एक ऊर्जा है, क्योंकि इससे बहुत सारे दुष्परिणाम, मतलब ये लोगों के लिए नुकसानदायक भी होने लगती है। इसमें जो है वायु में विभिन्न प्रकार के कंपन होने लगते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा के बारे में मालूम है कि जब इसमें लिखा हुआ कि कार की मात्रा जो आवेशित भार रहित कणों पर लगाई जाती है, जिससे वह अपरिमित दूरी से किसी निश्चित दूरी तक
ले जा सकें, ठीक है? जैसे कि हम जो वायर होती है, तार होती है, तार के अंदर क्या होते हैं, जो पतले-पतले तार जो कॉपर के तार लगे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उन इलेक्ट्रॉनों को किसी ऊर्जा मतलब किसी दूसरी ऊर्जा के माध्यम से हम उसको आवेशित कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर-उधर भागने लगते हैं और अगर हम उनको एक दिशा दे देते हैं, तो वो एक दिशा की तरफ भागने लगते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है? जो बड़े-बड़े टरबाइन होते हैं, जो बड़े-बड़े उसमें जो पहिए लगे होते हैं, मतलब जो गोल-गोल घूमते हैं टरबाइन में, उससे क्या होता है विद्युत ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा जो उसकी होती है, वो किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और सबसे बड़ी हमारी ये प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा या चमकदार ऊर्जा उस ऊर्जा को संदर्भित करता है, जिससे प्रकाश तरंगों के माध्यम से ले जाया जा सकता है। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये क्या है? प्रकाश तरंगे है। प्रकाश में जो तरंगे होती हैं, इसमें क्या फोटॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह एक फोटॉन एक कण होता है, जिसके अंदर ऊर्जा एकत्रित रहती है। वह जिस जगह से टकराता है, वहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है। वहाँ पे क्या गति होती है और सॉरी ऊष्मा होती है, थोड़ी-सी गर्मी होती है और क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश विद्युत तरंगों से बना होता है। एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जो प्रकाश बल्ब या सूर्य जैसी गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होता है। ये तरंगे फोटॉन द्वारा बनाई जाती हैं, जो ऊर्जा के छोटे पैकेज होते हैं। तापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जैसे कि हम लोग किसी जल को गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, तो क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह प्रवाह चलता है। जो हमारे पास गैस होती है या हम जो भी ईंधन का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या होता है, आग से एक बर्तन से किसमें जाती है? जल में जाती है, ऊष्मा जाती है, वो भी एक तरह की ऊर्जा होती है। ठीक है, इसमें लिखा है जब एक वस्तु बनाने वाली परमाणु की एक वस्तु बनाने वाले परमाणुओं को गर्म किया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और परिणाम स्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं कि ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत हैं। तो ऊर्जा स्रोतों को उनकी उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, जो भी पहले से हम यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी हमारे दादा-परदादा जो भी यूज़ करते जा रहे हैं, वो परंपरागत कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये बहुत समय से यूज़ किए जा रहे हैं, ये सब कैसे है? परंपरागत हो गए। इसके अलावा और भी है परंपरागत है, जैसे कि जो हम लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं और जो कंडे बनते हैं, ये सब क्या है? ये भी एक परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है? इसमें लिखा हुआ है परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और एवं एक लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत है, मतलब एक वैकल्पिक है। इनकी जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जा हो गई, तापीय ऊर्जा हो गई, ये सब ऊर्जाएँ जो है, ये क्या है? वैकल्पिक है। अगर जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नहीं मिलती है, तो उसकी जगह पे हम लोग ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हैं और लगभग अब हम लोग करने भी लगे हैं इस चीज़ों को। ठीक है? तो पहले तो परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत जो होते हैं, उनको भी 2 में डिवाइड कर दिया गया। परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा और परंपरागत नवीकरण ऊर्जा। परंपरागत करणीय जो ऊर्जा होगी, मतलब कि वह ऊर्जा जिसकी जो सीमित मात्रा में मिलती है, वह ऊर्जा के स्रोत जो हमको सीमित मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या इनकी मात्रा सीमित है। परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा इसको ये कह सकते हैं कि ये भी खत्म हो, मतलब इसको हम लोग एक बार फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। अनवीनीकरणीय ऊर्जा जो होती है, ये एक सीमित है, मतलब इसका ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो ये, क्योंकि एक तो ये बहुत समय बाद बनते हैं, इनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं तब जाके कहीं तैयार हो पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग घर में जो लकड़ी यूज़ करते हैं, अगर हम लोग पेड़-पौधों का या मेरी वातावरण, हम लोग अपना जो पर्यावरण है उसका संतुलन बनाए रखेंगे, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम वृक्षों का मतलब वृक्षारोपण करते रहेंगे और एक संतुलन बना करके रखेंगे, तो हम इन ऊर्जा के स्रोतों का सही से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो
अनवीनीकरणीय जो ऊर्जा है, उसके स्रोत जो भी हैं, वो क्या है, वो लाखों करोड़ों वर्षों बाद बनते हैं। अगर उसको हम बनाने की बात करेंगे, तो वो इतनी जल्दी तो बन नहीं सकते। उनके लिए लगभग काफ़ी समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। तो ये है परंपरागत। पहले तो किसमें ऊर्जा स्रोतों को 2 में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बाँटा गया है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत आपको मालूम है जो पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज जो इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, उनको हम परंपरागत बोल रहे हैं। गैर परंपरागत मतलब वैकल्पिक। अब इनकी जगह पे कौन-कौन से हम लोग चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, जलीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जाओं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब परंपरागत ऊर्जा भी 2 प्रकार की है, परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा। अब अनवीकरणीय ऊर्जा कौन-सी होती है? जीवाश्म ईंधन को खोदने के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा स्रोत में से एक है, ठीक है? जीवाश्म ईंधन जैसे कि हमारा कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कैसे बने हुए कि पुराने ज़माने में जैसे कि जो पुरानी लकड़ियाँ होती थी, वो क्या करती थी अपने अंदर कार्बन को अब्ज़ॉर्ब करके रखती थी, अपने अंदर एकत्रित करके रखती थी। वो कार्बन जो थी वो क्रिया करते क्या हो गई ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई। मतलब ऐसी ऐसी उसके अंदर प्रक्रियाएँ हुई कि वो जो है एक ज्वलनशील पदार्थ बन गया। देखिए जिसके अंदर कार्बन होगा, वही जो है एक ईंधन बन सकता है। अब ऐसे तो बात करें तो पहले ज़माने में तो चट्टानें और सब बहुत कुछ होती थी, क्या वो ईंधन का काम नहीं कर सकती थी? लेकिन जैसे कि चट्टानें हो गई और हमको मेटल जो भी मिलता है सोना-चांदी, तो वो भी तो आखिर पुराने ज़माने से ही मतलब बहुत पहले के टाइम से जो पत्थर, चट्टानें जो भी थी, उनमें से हमको मिलता है। लेकिन क्या है, उनके अंदर कार्बनिक तत्व नहीं होता है। जिनके अंदर कार्बनिक तत्व होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, सिर्फ़ वही तत्वों के माध्यम से हम लोग ईंधन को प्राप्त कर मतलब वही एक ज्वलनशील जो ईंधन हम लोग जो कह सकते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उन्हीं का ही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो भी ज्वलनशील जितनी भी हम लोग ईंधन में प्रयोग करते हैं, उनके अंदर कार्बन तत्व महत्वपूर्ण होता है, हाइड्रोजन उनके अंदर होता है, ऑक्सीजन उनके अंदर होता है। ये 3 तत्व ऐसे हैं, जो उनके अंदर होते हैं। जैसे कार्बनिक तत्व में हम लोग मीथेन गैस की बात करते हैं, CH3 ये गैस ऐसी है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक होती है और बहुत ही ज़हरीली होती है। लेकिन और ये जो गैस है, ईंधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जीवाश्म ईंधन को खोदने के बाद सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा स्रोतों में से एक है। ये ऊर्जा संसाधन संसाधन सीमित है। ये अनवीनीकरणीय संसाधनों अत्यधिक उपभोग के लिए किए जाएँ तो ये समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? वही चीज़ें हमने जो बता रहे थे कि इनकी ये एक सीमित है। अगर कभी पूछा जाता है कि सीमित स्रोत कौन से, असीमित स्रोत कौन से हैं, तो आपको इसी को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन-कौन से सीमित हैं और कौन-कौन से असीमित हैं। जैसे कि हमारे जो गैर परंपरागत हैं मतलब जो हमारे क्या कहते हैं सॉरी वैकल्पिक जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक अक्षय ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है ये हमारे असीमित है, इनको हम लोग कितना भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सीमित हो गए, जो हमारे ये कार्बनिक जितने भी हो गए कार्बनिक तत्व जो हमारे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, देखिए जो हमने आपको फिर से बता रहे हैं कि जिनमें कार्बन तत्व होगा, जिनके अंदर हाइड्रोजन तत्व होगा, वही ऊर्जा के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल की बात करें तो पुराने ज़माने में जो समुद्री जीव होते थे, वो क्या होते थे वो उसी के अंदर कभी भूकंप के माध्यम से या कुछ भी उनके वो क्या होते थे, अंदर दब जाते थे और वो धीरे-धीरे प्रक्रिया होते-होते जो कन्वर्ट होते होते गए कभी गैस मतलब उनके अंदर गैस और जो भी मतलब रासायनिक क्रिया जो भी होती होंगी, उसके माध्यम से वो क्या बन गए ईंधन के रूप में बनते चले गए। प्रमुख प्रकार के 3 जीवाश्म ईंधन है कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। एक विश्व भर में इस आधार पर लगभग 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की बात हुई है। अब जीवाश्म ईंधन के पार्ट है जीवाश्म ईंधन पौधों और जंतुओं के अवशेष सुदूर अतीत में पाए जाते थे। यह निर्मित हुए हैं जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके निर्मित हुए हैं। ठीक है, पौधों जो भी पेड़ पौधे होते थे या जो भी पुराने जमाने के जीव होते थे, वो सौर ऊर्जा मतलब उनके अंदर क्या था ऑक्सीजन का प्रवाह होता था, उनके अंदर कार्बनिक तत्व था, उनके अंदर हाइड्रोजनिक तत्व होगा। ठीक है, हाइड्रोजनिक तत्व मतलब कुछ ही पार्ट होगा लेकिन
अब वो दब गए, उनके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती गई और वो क्या हो गए, ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये अवशेष ऊष्मा एवं दबाव के अत्यधिक प्रभाव के कारण पृथ्वी की पट्टी में काफी समय काल के दौरान दब गए और जीवाश्म ईंधन में बदल गए। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर जिसे आप अपने रसोई घर में देखते हैं या फिर जिस कोयले को आप जलाते हैं, वह एक यह प्रकाश भोजियों द्वारा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने से बना है। सर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अलग से भेजेंगे सर? हेलो हेलो सर, कह रहे हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लें कि आप भेजेंगे सर अलग से? जैसा कहो भेज देंगे। बुक है किसी के पास क्या? बुक इशू नहीं की? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सेमेस्टर की नहीं है सर। अच्छा ठीक है। देखिए जब ये चैप्टर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम इसके जो है ये डॉक्यूमेंट भेज देंगे या इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को दे देंगे। ठीक रहेगा? जी ठीक। जी सर, जी सर। ठीक है, अगला इसके जीवाश्म। हाँ बताइए। अगला इसके अंदर सर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पूछा। हाँ हम अटेंडेंस ले रहे थे ना, इसलिए भी आवाज बंद थी। ठीक है, अब अगला इसी के अंदर जीवाश्म ईंधन के अंदर पॉइंट है कोयला। कोयला पौधे एवं वनस्पतियों के पृथ्वी में दबने के कारण। हाँ हेलो सर मेरी लग गई, सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था पहले। क्या नाम है? दिव्यांका वर्मा। हाँ लग गई, आपकी लग गई। ओके सर। सर रंजन श्रीवास्तव की भी लगा दीजिएगा। अरे आपकी लग गई। जी सर। लग गई आलोक कुमार सर सबकी लगी है, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सर जीवाश्म वाला फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल सर, जियोथर्मल भी समझा दीजिए एक बार। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं कि ऐसे ईंधन जो जीवों से बने हुए होते हैं। देखिए हमने एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि जिन तत्वों ईंधनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कार्बनिक तत्व होना ही चाहिए। ठीक है, ईंधन के अंदर कार्बनिक तत्व, हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व, इन्हीं से मिलकर के ईंधनों का निर्माण होता है। जितने भी हमारे ऊर्जा के स्रोत जो हम लोग ईंधन की बात कर रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होनी चाहिए। यही तभी ये अच्छे से एक अच्छे से ईंधन बन सकते हैं। जैसे कि हम पेट्रोलियम की बात करें या किसी गैस की भी बात करें, उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन तत्व पाया ही जाता है। जो लोग कार्बनिक रसायन पढ़े होंगे, जिन्होंने जो बेसिक बैकग्राउंड थे, वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ईंधन के अंदर कार्बनिक तत्व होता ही होता है। तो कार्बन तत्व अब आएगा तो बना कहाँ से? जैसे कि हम जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं, तो कार्बनिक तत्व किसके अंदर होता था? एक तो पेड़ पौधों के अंदर होता था, दूसरा जीवों के अंदर होता था, या हो सकता है कि कुछ और चीजें जो भी चट्टानें होती थी या उनके अंदर कार्बनिक तत्व हो या हाइड्रोजनिक तत्व हो। जब ये जीव जो थे, जो जीव जंतु थे या पेड़ पौधे थे, जब किसी प्रक्रिया के दौरान ये कह सकते हैं कि कोई आपदा हो गई या पृथ्वी में अपना जो रूप बदला होगा, तब ये जो जीव थे और ये जो पेड़ पौधे थे, ये दब गए थे अंदर। और इसके अंदर क्या, भूमि के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती चली आई है। कुछ भी मतलब, क्योंकि जमीन के अंदर काफी गर्मी होती है और उसके अंदर मेटल होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा के कारण, गर्मी के कारण क्या है, ये सब गलती गई और इसके अंदर क्या हो बनता गया, इनके अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती चली गई, जिसके कारण क्या हो गई, ये ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो गई, मतलब बदलती चली गई।
तो जीवाश्म ईंधन पौधे और जंतुओं के दूसरे के अवशेष सुदूर अतीत में पाए जाते हैं। बहुत साल पहले इनके मतलब जो है अवशेष जो है पाए जाते हैं, इससे ये निर्मित हुए। तो जीवाश्म ईंधन है, ये ध्यान रखिए कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो पुराने जमाने के पेड़ पौधे और जो जीव जंतु थे वो दब गए उसके अंदर और उसी के अंदर ये ईंधन के रूप में बदल गए हैं। जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके निर्मित हुए थे। अब देखिए ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा कैसे एक दूसरे में चलती है, आपने बायो में पढ़ा होगा कि सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों में आती है और पेड़ पौधे जो शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीवों से किसमें जाती है, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा जो सूर्य से जो ऊर्जा है पेड़ पौधों के अंदर आती है और वही सौर ऊर्जा जो है किसके अंदर जाती है, जीवों के अंदर आती है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य से जो ऊर्जा है वो जीवों के अंदर आती है। तो इसका मतलब कि अगर जीवाश्मों की बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन है वो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों के मतलब दोनों के अवशेषों से जो बनता होगा उन दोनों के अवशेषों से मिलकर के ये ईंधन बने हुए हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कि मीथेन गैस क्या है, एक प्राकृतिक गैस है। ये गैस क्या है, दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं और में जो क्रियाएं होती रहती है उनसे ये मिलके बनती है। ये गैस बहुत ज्यादा विस्फोटक होती है। इसी तरीके से और सारी भी गैसें हैं, इथेन मीथेन गैस भी जो है काफी विस्फोटक होती है और एक तरीके से ये इनको कन्वर्ट करके आपस में जोड़ करके जो है एक जो है जो ऊर्जा या ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारी एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इन्हीं गैसों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इन गैसों में क्या होती है, बहुत ज्यादा ही ज्वलनशील होती है, बहुत तेजी से विस्फोट कर सकती है और इन गैसों के अंदर ये कार्बनिक गैसें होती हैं, इन गैसों के अंदर कार्बन तत्व जरूर होता है। ठीक है, उसके बारे में जीवाश्म ईंधन के बारे में ये पूरी स्टोरी है कि ये जीवाश्म ऊष्मा एवं दबाव के अत्यधिक प्रभाव के कारण पृथ्वी की परपट्टी मतलब जो उसकी लेयर्स होती हैं एक के बाद पृथ्वी के अंदर जैसे हम लोग अगर उसको हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर एक के अंदर कई सारी लेयर्स पाई जाती है। काफी लंबे समय के दौरान दब गए हैं और जीवाश्म ईंधन में बदल गए। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर जिसे आप अपने रसोई घर में देखते हैं या फिर जिस कोयले को आप जलाते हैं, एक बार फिर यही प्रकाश भोजियों द्वारा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने से बना होता है। जो भी मतलब ये गैस बनती है ये सर बायोफ्यूल एक बार बता देते। हेलो हेलो सर, कह रहे हैं जैसे जो एलपीजी घर में इस्तेमाल होती है एलपीजी, हाँ, वो भी LPG जीवाश्म ईंधन में आएगी ना? हाँ बिल्कुल, एलपीजी जो गैस होती है ये जीवाश्म ईंधन में आएगी ना कार्बनिक, सर? देखिए जितने भी कार्बनिक तत्व होते हैं ये सब क्या है, जीवाश्म के द्वारा ही बने होते हैं। मतलब जो हम इसकी बात करते हैं एलपीजी हो गया, एलपीजी या फिर क्या है मीथेन CH3 होता है इसका फॉर्मूला, इस तरह मीथेन इनके कॉम्बिनेशन से ये गैस बनी हुई होती है और इसमें वो खुशबू के लिए क्या ब्यूटेन का यूज करते हैं। हेलो सर। हाँ तो ये जो कार्बनिक तत्व होते हैं इन्हीं से मिलके बनती है। अब अगला पॉइंट है हमारा कोयला। ये भी जीवाश्म ईंधन का पार्ट है। देखिए जीवाश्म ईंधन हम पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई, ये इसके पार्ट है। कोयला क्या है, कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कोयला पौधे एवं वनस्पति, देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाएगा लेकिन फिर भी जो सिलेबस में इसको एक पढ़ लेते हैं, हल्का सा इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। कोयला पौधे एवं वनस्पतियों के पृथ्वी में दबने के कारण निर्मित हुआ है। बाहरी स्थान या बाहर की तरफ एक स्थान के आप्रवाह जिसमें उन्होंने जल छटों के भंडारों के द्वारा ढक करके निर्मित हुआ था। ठीक है, वही चीज है जो भी बता रहे हैं कि कोयला कैसे बना है। जो पुरानी जो वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, वो दबते चले गए। देखिए डायग्राम में देखिए दिखाया मतलब शो हो रहा है। देखिए पृथ्वी पे जो मतलब जो धरातल होता है, जो हम लोग सतह है जिस पे हम लोग चलते हैं, ये मालूम है ये हमेशा बदला करती है। कभी परतें जो है कभी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि आपको अभी भी मालूम होगा
कि हमारा जो जो हमारी जगह है, जो हमारा देश है भारत है, इसमें क्या है, इसकी जो इसका क्षेत्रफल जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि जो हिंद महासागर है या अरब सागर है, ये क्या करते हैं, पीछे से जमीन को ढकेलते रहते हैं। जब जमीन को ढकेलते हैं तो वो जमीन कहीं आगे जाके जुड़ती है जाकर के। इस तरह अभी शायद आपने सुना होगा कि हिमालय की जो चोटी होती है वो बढ़ा करती है, एवरेस्ट की जो चोटी है वो हमेशा बढ़ती रहती है 1 मीटर लगभग 1 क्या साल क्या में। सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हाँ, हाँ। सर हम ये रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ हाँ, रही। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, देखिए पृथ्वी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो थल है और दूसरा जल है। अब ये जो थली स्थल जो होते हैं जी। जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, ये क्या होती है, ये हमेशा घटती रहती है, ये आपस में बदला भी करती है, इधर से उधर चेंज भी होता रहता है। बहुत से महाद्वीप ऐसे हैं जिनकी आकृति बदल भी जा चुकी है, लेकिन ये कैसे बदलती है? क्या होता है कि जो भी समुद्र का जल होता है, ये क्या करता है, इन धरातलों पे दबाव बनाता रहता है और ये दबाव, इससे आकृतियां बदल जाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत आ जाती है। जो अभी आपने मतलब हिमालय में जो भूकंप आया था, केदारनाथ का जो हुआ था, वो इसका रीजन क्या था कि जी। हिमालय की लंबाई बढ़ रही थी। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई जो थी बढ़ गई थी एवरेस्ट की। आपको मालूम है कि हर साल जो है उसकी ऊंचाई 1 मीटर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हिमालय जो है, जो हिमालय की। हमारा हेलो, हेलो सर। ठीक है, तो ये चीजें बताया गया है कि जो पुराने जमाने में वनस्पतियां होती थी वो इसी परतों के बीच में अंदर दब गई हैं और ये क्या क्रिया होती चली गई और ये किसमें, जीवाश्म ईंधन में बदल गई है। तो ये चीज दिखाया गया कि टाइम बढ़ता चला गया और पृथ्वी पर इसमें दिखाया गया प्रेशर, जो मतलब वातावरण का प्रेशर होता है और हीट के कारण ये क्या होगी, एक दूसरे में ये चीजें कन्वर्ट होती चली गई हैं। अब इसमें देखिए जो कोयला होता है वो कई प्रकार का पाया गया है। कि जो दबाव बना उस वजह से कुछ काला होता है, कुछ भूरा होता है और कुछ सॉफ्ट कोयला बोला जाता है। 3 प्रकार का है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सॉफ्ट एंड एथेनसाइट। ये 3 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। खैर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, कोयला के बारे में आप लोग लिख लेंगे। अब समस्या क्या है, कोयला पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में तो पाया जाता है, लेकिन क्या इसको खोदना, उसको निकालना सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो कोयला है, जहाँ जगह खोदी जाती है, उसमें क्या है, मतलब कई तरीके की गैस निकलती हैं और वहाँ पे जो है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई गुफा है या किसी पहाड़ से हम लोग खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करते समय कि वो पूरा पूरा गिर ही जाता है। तो कई चीज़ें, ये भी एक रीज़न होता है कि जो कोयला की मतलब है, जो खनन है, जिसकी खुदाई है, वो कम हो पा रही है। इसमें देखिए दिखा भी गया है कि कोयले का खनन सतह खदानों खदानों से खनन होता है, मतलब सतह पे जो पृथ्वी की जो पट्टी है जिस पे हम लोग चलते हैं, जो सरफेस है, वहाँ पे भी हमको उसको खुदाई करने से 1-2 मतलब लेयर को काट देते हैं, उसके बाद हमें कोयला प्राप्त होता है। लेकिन वो क्या होता है, काफ़ी गहरा हो जाता है, गड्ढा बन जाता है और उसमें क्या है, मतलब एक विकृति तरह की बन जाती है कोयला। कभी-कभी ऐसा होता है खुदाई करने पे कोयला कम मिला या ना मिला, ये भी एक कंडीशन होती है। इसीलिए कोयला मतलब जो है तो प्रचुर मात्रा उसकी मिल जाती है, लेकिन क्या है, थोड़ा इस वजह से सीमित अभी मतलब नहीं कहा जा सकता है कि क्या पता मिले या ना मिले, ये समस्या होती है। भूमिगत खानों द्वारा भूमिगत खानों दोनों प्रकार से। सतह पर भी अगर हम बात करते हैं, सतह पे जो खुदाई होती है, उसमें भी कोयला जल्दी नहीं मिलता है या मिलता है तो उसमें बड़ी समस्याएँ होती हैं। दूसरी चीज़, अगर भूमिगत ज़मीन के अंदर कोयले की बात करें तो देखिए कोयला जो होगा, जहाँ पे कोयला होगा या कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी गैसें भी मिलती हैं, वहाँ पे बहुत विषैली गैसें होती हैं। ऐसा भी होता है कि उससे काफ़ी विस्फोट भी हो जाता है, जहाँ पे खुदाई चल रही होती है वहीं पे विस्फोट भी होता है। और ईंधनों की क्वालिटी आपको पता है कि उसका जो मतलब उनका जो क्वथनांक होता है, मतलब उनका ज्वलन जो अंक होता है, जहाँ पे जलने लगते हैं, वो भी बहुत कम होता है। पता चला जरा सा भी कुछ हुआ नहीं कि उसमें विस्फोट हो गया और बहुत दुर्घटना होने की संभावनाएँ रहती हैं। इसलिए ये कार्य बहुत ही मतलब सुरक्षा के साथ किया जाता है।
अगला पॉइंट है पेट्रोलियम या खनिज तेल। तेल एवं गैस उन पौधों या जंतुओं के अवशेषों से मिलता है जो पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। समुद्र के अंदर जो देखिए समुद्र के अंदर भी सतह होती है और सतह में भी वहां पे भी मतलब ज्वालामुखी होते हैं या भूकंप भी आते हैं या मतलब उनके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं। सतह कभी एक के ऊपर एक आ जाती है, कभी कुछ टूट फूट होती रहती है, कभी एक के ऊपर एक परत बनती रहती है। तो उसमें क्या होता है, जीवाश्म जो होते हैं वो दब जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अगर या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कि जो शैल होती हैं कौन कौन सी होती हैं। एक हमारी अग्नेय शैल होती है। अग्नेय शैल क्या होती है, जो ज्वालामुखी या मैग्मा से निकलती है। ठीक है, अग्नेय शैल हमारी ज्वाला से या लावा जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी, और जो उसमें जो लावा होता है या उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, उसके माध्यम से ये शैल बनती है अग्नेय शैल। दूसरी हमारी कौन सी होती है, अवसादी शैल। अब ये शैल अवसादी शैल कैसे बनती है, जैसे हमने अग्नेय शैल बन गई। अब अग्नि शैल पे क्या होता है कि उस पे दबाव बनता है। प्रकृति क्या करती है, चीजों पे दबाव बनाती है, ताप ताप उसके बदलता रहता है। तो इस ताप दाब के कारण क्या होता है, ये शैलें टूटती रहती हैं। अब जब ये शैलें टूटती हैं तो ये छोटे छोटे कण में परिवर्तित होती है। अब ये कण जो है बिखरना शुरू होते हैं, एक के बाद एक बिखरना शुरू होते हैं। अब इनके बीच में कभी कभी क्या कोई जीव भी आ जाते हैं। अब जब जीव आते हैं तो फिर जीव भी आते हैं, मतलब जीवाश्म कोई आ गया, फिर उसके ऊपर भी वो मतलब परत आती चली जाती है। तो ये क्या होता है, एक के ऊपर एक कई सारी परतें बनती चली जाती है और ये शैल हमारी क्या कहलाती है, अवसादी शैल। जैसे लाल पत्थर आपने देखा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जैसे दिल्ली का आपने जो लाल किला देखा हुआ है, लाल किला जो बना हुआ है वो कौन सी शैली यूज की गई है, अवसादी शैल यूज की गई है। मतलब अगर उस शैल को आप ध्यान से देखेंगे तो वो शैल आपको परत परत में दिखेगी। बहुत से आपको पत्थर ऐसे दिख जाते हैं, बहुत से ऐसे आपको पत्थर दिखेंगे जो आपको देखने से लगेगा कि ये परत परत करके बने हैं। तो वो हमारी कौन सी हो गई, अवसादी सेल। अवसादी सेल की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर जीवाश्म भी मिलते हैं। जीवाश्म के जो लक्षण, जो पुराने जमाने के जीव थे, बहुत सारी खोज जो है ऐसे पता लगाया जाता है कि पुराने जमाने में जीव होते थे। तो लाखों वर्ष बिताने के बाद अवशेष कीचड़ एवं चट्टानों में दबे रहे और उन पर अत्यधिक दाब एवं ताप पड़ता रहा। इन परिस्थितियों में समुद्री बायोमास धीरे धीरे तेल और गैस में बदलता गया। तेल एवं गैस सबसे पहले भूवैज्ञानिक रूप में प्लेटों की सीमाओं पर सबसे सबसे नई उन टेक्टोनिक बेल्ट पर पाया गए जहां विशाल जमावकरी बेसिनों के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। जो तेल होता है, देखिए पृथ्वी में कई सारी लेयर्स होती हैं, एक के बाद कई सारी लेयर होती हैं और मतलब परतें होती हैं। जो पृथ्वी है कई परतों से मिलके बनती है। अब ये खोजा जो परतों किस परत के बीच में मिलेगा, इस चीज को खोजा जाता है। इसमें देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है कैसे निकाला जाता है, इसकी खुदाई की जाती है और पहले तो उसका मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ शायद हो सकता है, फिर उसके बाद उसकी खुदाई होती है और पाइप डाल करके इस तरीके से निकाला जाता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बन के निर्माण के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिलती है। देखिए जीव है या जीव जंतु है, उनके अंदर बहुत सारे, जैसे मनुष्य का शरीर ले लें, वो कई चीजों से मिलकर बना, उसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बन भी होता है, कई चीजों से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ ये गैसें मिलती हैं या जहाँ भी ये ईंधन मिलते हैं, वहाँ पे इन तत्वों की भी उपलब्धता होती है, मतलब अशुद्धि के रूप में ये मिलते हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली के नीचे या भूमि पर पृथ्वी की परपट्टी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कासन के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइन या जहाजों या ट्रकों के द्वारा रिफाइनरी में भेजा जाता है। जो हमें तेल प्राप्त होता है वो शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होता है, तो उसका रिफाइनीकरण होता है। वाटिया भट्टी होती है, आपने पढ़ा होगा वाटिया भट्टी, नहीं तो आगे हम बताएंगे वाटिया भट्टी क्या होती है। उसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें हमको मिलना स्टार्ट होती है। मिट्टी का तेल मिलता है, भारी ग्लिसरीन हो गया, ये अलग अलग चीजें हमको प्राप्त होती हैं। मोबियाइल, सॉरी ग्लिसरीन नहीं, मोबियाइल जो मिलता है हम लोग को। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इसमें प्राकृतिक गैस कौन हो गई, देखिए प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम है, वही जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं पे हमें प्राकृतिक गैस लगभग लगभग मिलती है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनती है, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे ये पेट्रोल के साधन जो भी हमारे प्राकृतिक
जो भी हमारा तेल होता है, जो खनिज तेल होता है, वहीं पे हमारी लगभग मिलती है। प्राकृतिक गैस 50 से 90% तक का आयतन मीथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, मीथेन का मिश्रण होता है जो एक साधारण हाइड्रोकार्बन है। इनमें कुछ मात्रा में भारी गैसीय हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं थोड़ी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोजन सल्फर गैस भी पाई जाती है। इसके इसके इसमें पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे तेल में पाए जाते हैं की तुलना में अत्यधिक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। ठीक है, हमने बताया ना कि जो ईंधन होते हैं वो क्या कार्बनिक तत्वों से मिलकर बने, तो जो प्राकृतिक गैस होती है, इसके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत जल्दी वाष्पशील हो जाते हैं। वाष्पशील होंगे तभी तो गैस में बदलेंगे। वाष्प का मतलब क्या होता है? गैस में जो कन्वर्ट होती है वो मतलब वाष्पशील होते हैं। अत्यधिक प्रत्येक तेल कुएं में द्रव पेट्रोलियम के साथ साथ बहुत मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। फिर भी गैस के विशाल भंडार बिना किसी द्रव पेट्रोलियम के भी उनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ये खनिज तेल मिलता है, जो हमारा प्राकृतिक तेल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, वहीं पे हमें लगभग ये गैस भी प्राप्त हो जाती है। अब ये भारत में जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट है। फिर इसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है। और इसके बारे में देखिए थोड़ा बहुत इधर। हाँ जी बताइए। आलोक कुमार, समझ में आ रही है? देखिए हम नोट्स आपको दे देंगे, चैप्टर खत्म होते ही इसके नोट्स दे देंगे, आप लोग इसको पढ़िए आराम से। कोई ये थ्योरिकल है, इसको थ्योरी पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम।